दोस्तों नमस्कार। मैं ना सुनाचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास कोहबर की शर्त, जिसे लिखा है केशव प्रसाद मिश्र ने। दोस्तों यह उपन्यास 4 खंडों में है। इसके प्रथम 2 खंडों का वाचन मैं अपने वाचन क्रम के पिछले अंकों में कर चुका हूँ। आइए सुनते हैं इस उपन्यास के खंड 3 के भाग 1 का वाचन मेरे अर्थात ना सुनाचली के स्वर में। गुंजा विदा होकर बलिहार आ गई। बलिहार की पतोहू घर की स्वामिनी बनकर। सूना उदास घर एक बार फिर से भर गया। संबंधियों में ओंकार की एक बूढ़ी विधवा फूआ तथा एक और स्त्री आई थी। असवारी जब दरवाजे लगी तो ओंकार के साथ गठबंधन किए दौरी में डेग डालती हुई गुंजा को गांव भर की चिर परिचित लड़कियों ने घेर लिया। पहले की सखी गुंजा अब किसी की भौजाई, किसी की चाची हो गई। 2-3 दिनों तक तो कंगन छूटा, कथा हुई, भोज भात हुआ, घर में रौनक बनी रही। घर की इस चहल पहल में रामू सबसे अनचिन्हा रहा। वह हर समय गुंजा के पास सटा रहता। औरतें कहती, अच्छा हुआ जो इनका ब्याह इसी घर में हो गया, नहीं तो इस लड़के को बड़ा दुख होता। लेकिन इस घर की चहल पहल को चंदन नहीं देख पाया। मड़वे में चोट लगा अंगूठा पक गया था। दवा करते रहने पर भी उसमें सूजन हो आई थी। दर्द बढ़ गया था। खंड से घर आने में लगभग 5 मिनट लगते थे। इतनी देर तक लगड़ा कर चलना चंदन के वश की बात न थी, इसलिए वह खंड में ही पड़ा रहता। वहीं नहाता, घर से खाना आता, वहीं खा भी लेता। ब्याह में न्योते पर आए हुए 2-3 आदमी ही रह गए थे। बारात लौटे आज 5वां दिन था। खंड के आगे कुएं के बीच वाली परती में रात को सबकी खाटें बिछती थी। पहले चंदन की, फिर 3 रिश्तेदारों की, अंत में ओंकार की। पाँव में आज पीड़ा अधिक होने से चंदन बेचैन था। थोड़ी देर को भी वह लगातार पाँव एक जगह रख नहीं पाता था। ठीक से आज खाना भी न हो सका। आधा पेट खाकर वह चारपाई पर लेट गया। कभी बाईं करवट, कभी दाईं। आंख लगी किंतु पीड़ा ने सोने न दिया। प्यास के मारे गला सूखा जा रहा था। चारपाई के नीचे अंगोछे से तोप कर रखा हुआ लोटे का जल पीने को उठाया तो एकदम गरम। पीने की हिम्मत न हुई। सोचा भैया को जगाएं कि एक लोटा जल कुएं से खींच कर दे दे। आखिर में लगी भाई की खाट की ओर ताका तो वह सूनी थी। अगल बगल के खंडों की ओर ताका तो सारे लोग सो रहे थे। धीरे धीरे झुरने वाली उस गर्म पछुआ ने रात में और भी सोनापन भर दिया था। भैया गए कहाँ? प्यास तो सही न जा सकी, उठना संभव न था। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद वह लोटे का गर्म जल गट गट पी गया। गले में कुछ नमी आई तो नींद की खुमारी उतरी। तब सहसा उसे कुछ सूझ गया, जिसने पांव के दर्द को देह भर में पसार दिया। देह मन की उस व्यथा में चंदन मुंह के बल लेट गया और दोनों हाथों से आंखों को कसकर दबाकर उसने सिर तकिए में घड़ा लिया। गर्म हवा में धीरे धीरे ठंडक आने लगी। चित हो चंदन ने आंखें खोल कर देखा तो भोर हो रही थी और घर की ओर से कोई खंड की ओर आ रहा था। धुधलके में पहचाना तो न जा सका, किंतु आदमी पास आया तो चंदन ने चाल से पहचाना, ये तो भैया है। और भैया अपनी खाली खाट पर चुपचाप आकर लेटने को बैठे कि खटिया का कोई बंद पट से टूट गया। चंदन को सब कुछ समझ में आ गया। जी हुआ कि पके अंगूठे को चारपाई की पाटी से कसकर पटक दे। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 3 के भाग 1 का वाचन। दोस्तों अब लीजिए सुनिए उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 3 के भाग 2 का वाचन मेरे अर्थात ना स्वरांजलि के स्वर में। 7-8 दिनों के भीतर भीतर न्योते में आए हुए सभी स्त्री पुरुष विदा हो गए। गुंजा इस चिर परिचित घर में अकेली हो गई। घर की बहुत सी चीजें जहां जैसे रख गई थी वैसे ही मिली, इसलिए काम धाम शुरू करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। सभी कुछ वैसा ही था, किंतु वह स्वयं ही बदल गई थी। मन की सारी उमंगें, सारे उल्लासों को जैसे पाला मार गया था। घर के कामकाज अपने आप ही शुरू हो गए। बंदनी राजकुमारी की तरह गुंजा अपने ही घर में कैद कर दी गई थी। बुझी बुझी सी, एक अजीब सी विवशता में वह जिंदगी की राह पर चल पड़ी। सुहाग रात को ओंकार ने पूछा,
घर तो जाना चिन्हा है, लेकिन उदास क्यों हो? पति की बगल में चारपाई पर बैठी हुई गुंजा एकाएक भरभरा कर रो पड़ी। रोकने की बहुत कोशिश के बावजूद आंसू टपटपा ही गए। मेरा तो ब्याह करने का मन ही नहीं था गुंजा, लेकिन रामू का मुंह देख बस न चला। सोचा तुमसे अधिक रामू के लिए उसका अपना कौन होगा। घर तुम्हारा देखा सुना था, इसलिए और भी मैं झुक गया। यह भी सोचा बाद में अगर ब्याह ही करना पड़ा तो कौन जाने कैसी लड़की मिले। गुंजा को जैसे किसी विषैले नाग ने सूंघ लिया। वह ऊपर से नीचे तक कांप गई। फूल सी खिली कोमल देह एकदम स्याह झांवर हो गई। देह पसीने से तर हो गई। बैठी बैठी गुंजा खाट पर ढह गई। ओंकार घबरा गया, मुंह पर पानी के छींटे दिए और खड़े होकर भरपूर शक्ति से उसकी देह पर हवा करने लगा। 5-7 मिनट के बाद गुंजा ने आंखें खोली। मुंह एकदम पीला हो गया था। हथेली एकदम सफेद, जैसे किसी ने सुई लगाकर हाथ का रक्त खींच लिया हो। कुछ स्वस्थ हुई तो ओंकार ने पूछा, क्या बात है? पता नहीं, जैसे चक्कर आ गया। पहले भी कभी ऐसा हुआ था? हाँ, एक बार चौबे छपरा में हुआ था, ब्याह के दिन, जिस समय शगुन उठा था। घर में बैठी थी, तुम्हारे नाम का जैसे ही शगुन उठा कि लगा मेरी देह में से जैसे कोई कुछ निकाल कर भाग चला। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दूसरी बार आज हुआ है। ओंकार किसी गहरी चिंता में डूब गया। चंदन का अंगूठा कैसा है? गुंजा ने पूछा। अभी तो वैसा ही है, पक जाने से पीड़ा हो गई है। मैंने कहा कि घर ही चलकर रहो, लेकिन वह तैयार नहीं हुआ। बोला बहुत असुविधा होगी। गुंजा चुप लगा गई। भोर होने से पहले ही ओंकार घर से निकल आया और अपनी चारपाई पर लेट गया था। बाहर स्वच्छ ठंडी बयार लगी थी, किंतु उसे नींद नहीं आई। एक अजीब सी मानसिक बेचैनी होने लगी। करवट घूमकर देखा तो चंदन अपनी खाट पर बैठकर चुपचाप पूरब की ओर ताक रहा था। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 3 के भाग 2 का वाचन। दोस्तों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 3 के भाग 3 का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। चंदन का पैर ठीक होने में लगभग 10 दिन लग गए, किंतु इन 10 दिनों में गुंजा के 10 कर्म हो गए। वह छटपटा कर रह गई। कब चंदन घर में आए कि वह देखे। ओंकार के हाथ खाना भेजती तो तड़प कर रह जाती। रामू कुछ कुछ बोलने लगा था। चंदन उससे बातें करता, खाने के बारे में, दूध के बारे में, सोने के बारे में। रामू एक एक बात गुंजा से कहता। जब न कहता तो गुंजा खोद खोद कर पूछती। सवेरे ओंकार दाना भूसी लेने गया तो उसने गुंजा को बता दिया कि आज चंदन यही खाना खाने आएगा, तो गुंजा की खुशी का ठिकाना न रहा। बड़ी रुचि से चंदन को भाने वाली चीजें बनाई। समय से 1 घंटा पहले ही भोजन तैयार कर लीप पोत कर पीढ़े रख पति और देवर के आने की प्रतीक्षा करने लगी। चंदन नहा धोकर ओंकार की प्रतीक्षा में खंड के आगे नीम के पेड़ तले बैठ गया। ओंकार कहीं से लौटा तो चंदन को बैठा देख बोला, तुम बैठे क्यों हो? रामू के साथ जाकर खा क्यों नहीं आते? मुझे तो थोड़ी देर लगेगी। अभी भी मुझे भी भूख नहीं लगी है। नहा धो लो तो साथ ही चलेंगे। रामू मुझसे तो चलेगा भी नहीं, अंगूठे पर जोर पड़ता है तो दुखने लगता है। ओंकार चंदन का मुंह देखने लगा। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूं, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। जाओ नहा धो लो, चंदन ने भाई से फिर कहा। ओंकार नहाने धोने में जुट गया। किवाड़ बजे। गुंजा बिजली की स्फूर्ति से उठकर झांकने लगी। आंगन का आदमी रसोई घर के दालान से ही दिखने लगता था। गुंजा ने देखा, आगे बाप के कंधे पर रामू, पीछे साध साध पैर रखते हुए चंदन आ रहा था। क्षण भर को गुंजा देखती ही रह गई। ओंकार और चंदन रसोई घर के आगे वाली दलान में पहुंच गए। पक्के चबूतरे पर पैर धोने के लिए 2 लोटों में पानी रखकर गुंजा झुककर चंदन का अंगूठा देखने लगी। चंदन को लगा उसकी आंखें मूंद जाएंगी। वह दीवार का सहारा ले खड़ा हो गया। गुंजा चंदन का अंगूठा पकड़कर अच्छी तरह देखने लगी। अभी दुखता है? गुंजा ने पूछा। ऐसे नहीं, दबाने से दुखता है। और पैर धोकर वह पास वाले पीढ़े पर बैठ गया। अरे, तुम उधर वाले चौड़े पीढ़े पर बैठो, यह तो पतला है, इस पर मैं बैठूंगा, ओंकार ने कहा। एक ही बात है,
अब तो बैठ गया, चंदन बोला। बैठ गए तो क्या, उठो, आराम से बैठकर खाओ। ओंकार ने चंदन की बांह पकड़कर उठा दिया। विवस्ता में चंदन वहीं गुंजा के पास वाले पीढ़े पर बैठ गया। आग गड़ाए चंदन चुपचाप खाने लगा। खाते समय थाली में कोई चीज घटने पर चंदन कभी मांगता नहीं था। गुंजा इसकी आदत जानती थी। आज खाते खाते एकाएक तरकारी की मांग कर बैठा। अरे चंदन, आज क्या हुआ? नई बात? ओंकार ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ भी नहीं हुआ। क्या? चंदन चुपचाप खाने लगा। गुंजा ओंकार की आंख बचाकर रह रहकर चंदन को ताक लेती थी, किंतु एक बार भी चंदन ने सिर उठाकर गुंजा की ओर नहीं देखा। खाया और हाथ धोकर भाई के पीछे पीछे खंड की ओर निकल गया। दोनों के बाहर होते ही गुंजा ने चंदन की जूठी थाली में खाना परोसा और खाने लगी। धीरे धीरे चबा चबा कर स्वाद लेते हुए मन की गंगा अनायास ही बहने लगी। बलिहार, चौबे छपरा, सोना का जल, करेल की माटी का ताल सब पट गए। जब तक अंगूठे का घाव था चंदन निश्चिंत होकर खाट और खंड तक सीमित था। अब चलने फिरने लायक हुआ तो उसके सामने एक समस्या आ खड़ी हुई। घर जाने पर वह और भी संकोच में पड़ गया। आखिर वह गुंजा को अब क्या कहकर पुकारे? भाई ओंकार के साथ में रहता तो रामू के माध्यम से वह गुंजा से कुछ मांग लेता, लेकिन अकेले रहने पर, वैसे अकेले आने में वह प्रायः कतराता रहता। बहुत लाचारी में अकेले आना ही पड़ता तो जल्दी से जल्दी वह बाहर भाग जाने की ताक में लगा रहता। गुंजा देखती, समझती, किंतु चुपचाप मुंह बंद किए 10-15 दिन तक सहती रही। भीतर ही भीतर सुलगती रही, कलपती रही। एक दिन ओंकार को कहीं जाना था, सो उसने कुछ जल्दी नहा धोकर भोजन कर लिया। बाद में रामू के साथ चंदन पहुंचा। निकसार का द्वार तो खुला था, किंतु चौके में पहुंचने के लिए जिस घर से होकर जाना पड़ता था उसका द्वार जानबूझकर गुंजा ने बंद कर दिया था। आज पहली बार ऐसा हुआ था। चंदन ठिठक गया। रामू से बोला, पुकार मौसी। अपनी तोतली आवाज में रामू ने 1-2 बार मौसी मौसी की आवाज लगाई, किंतु कोई उत्तर न मिला। फिर चंदन ने जंजीर खटखटाया, उसका भी कोई असर न हुआ। हार कर उसने पुकारा, भौजी। चंदन की बोली समाप्त नहीं हुई कि खड़ाक से दरवाजा खुल गया। चौखट के बाहर चंदन और भीतर खड़ी गुंजा एक दूसरे को ताकने लगे। गुंजा चंदन को अपराधी की भांति देख रही थी। चंदन सिर झुकाए आगे बढ़ने को राह पाने की प्रतीक्षा में खड़ा रहा। गुंजा एकाएक हट गई। चंदन आगे बढ़ गया, बाल्टी में पानी लाई, पैर धोने लगा तो गुंजा लपक कर उसका पैर पकड़कर धोने को बैठ गई। चंदन ने झटके से पैर खींचना चाहा, किंतु गुंजा की पकड़ ऐसी थी कि पैर छूट न सका। चंदन ने झुककर गुंजा के दोनों हाथ पकड़े और उससे पैर छुड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं, अब पैर न छुओ, अब तुम बड़ी हो गई भौजाई। एकाएक इतना बदल जाओगे चंदन? भगवान ने तो मारा ही, अब तुम भी चोट करोगे। जब भगवान ने ही बदल दिया तो उसके आगे हम कहाँ टिकेंगे भौजी। सुनो चंदन, गुंजा आहत होकर बोली, मेरी एक विनय सुनो। विनय सिनय नहीं, जो कहना है वो सीधे ही कहो। बिना भौजी कहे भी तो काम चल सकता है। चंदन ने कोई उत्तर नहीं दिया। गुंजा थाली परोसने के लिए रसोई घर में चली गई। चंदन खाने लगा। गुंजा पास में बैठकर पंखा झलने लगी। रामू खेलते खेलते चंदन की बगल में सो गया था। इसे हटा के खटिया पर सुला दो, वह बोला। गुंजा रामू को खाट पर सुलाकर लौटी तो चंदन ने तरकारी मांगी। पहले तो खाते समय अपने से कभी कुछ नहीं मांगते थे, अब क्या मुझ पर से इतना विश्वास उठ गया? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? एकाएक इतना क्यों बदलते जा रहे हो? मुंह में डालने के लिए हाथ का उठा हुआ कौर हाथ में ही रह गया। पहले की बात है, जब भौजी आई थी, ऐसे ही खाते समय कुछ घट गया। 2-3 बार मांगा। भौजी किसी काम में बजी थी, सुनी ही नहीं, फिर वैसे ही उठ गया। तब से प्रण किया कि अब खाते समय घटने पर कभी किसी से मांगूंगा नहीं। भौजी ने बाद में जाना तो बहुत रोई, लेकिन सोच लिया तो सोच लिया। खाते समय तभी से कभी वे मेरे सामने से हटी नहीं। लड़कपन को क्या कहूं, उनसे बहुत खिसिया जाता था, लेकिन मेरी वह जिद बड़ी अशुभ निकली।
भौजी चली गई। तुम आई तो अपने मन के भय से वह प्रण मैंने तुम्हारे सामने तोड़ दिया। गुंजा चंदन का मुंह ताकने लगी। फिर गुंजा बोली, तुम्हारा बहुत बड़ा भरोसा था चंदन। मैं सोचती थी कि मेरे नेह छो में यदि बल होगा तो तुम्हें पाऊंगी ही। बाबू ब्याह तय कर लौटे तो जी हुआ तुलसी के चबूतरे को अखबारी में भर लूं। चंदन, मैं आसमान में पहुंच गई, लेकिन सगुन में पहुना का नाम सुना तो धरती पर आ गिरी। आज सोचती हूं कि आदमी का भाग्य ही बली होता है। हाँ, कभी कभी बहुत चाह करके भी मन को बोध नहीं होता, कोई जवाब नहीं मिलता। चंदन, मैं तो परबस थी, लेकिन तुम कैसे मान गए? जिंदगी में नेच हो ही तो सब कुछ नहीं होता गुंजा। जिस भाई ने बेटे के समान पाला पोसा, उसके आगे मैं मुंह खोलकर कहता कि भैया तुम अपना ब्याह कहीं और करो। गुंजा, तुम तो बाद में आई हो। आंखें खोली तो पहले भैया को जाना। चुप लगाकर चंदन गुंजा को देखने लगा। घर में एकाएक निस्तब्धता भर गई थी। चंदन फिर कहने लगा, लेकिन कहीं तो तुम्हारा ब्याह होना ही था। मान लो बलिहार न आकर किसी और गांव चली जाती तो? तब चंदन, जल में खड़े होकर कपड़ा धोने वाली धोबी सी प्यास से मरने वाली यह गति तो मेरी न होती। अब तो दिन काटने ही है गुंजा, चाहे मैं चूका या तुम चूक गई। यह तो सगुन में पहुना का नाम सुनते ही कोई तमाचे मारकर कह गया, और मैंने भी सोचा कि यदि दुख ही भोगना है तो दुख देने वाली आंखों के सामने सही। गुंजा की सारी पीड़ा आंखों में उभर आई। जीने के लिए हजार बहाने होते हैं चंदन, लेकिन मरने के लिए एक भाई धर्मराज थे, जिन्होंने दूसरे भाइयों का ख्याल न करके द्रौपदी को जुए के दांव पर लगा दिया। और एक भाई तुम हो। तुम्हें तो मैं धर्मराज से भी बड़ा मानती हूं। फिर एक लंबी सांस खींचकर गुंजा बोली, और यह बात तो भूलना ही पड़ेगा, कल को तुम्हारा ब्याह होगा, बहू आएगी, घर गृहस्थी में समा जाओगे, फिर कौन किसको याद आएगा। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 3 के भाग 3 का वाचन। दोस्तों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 3 के भाग 4 का वाचन मेरे अर्थात नासुरांजलि के स्वर में। कुंवारी गुंजा के सपने देखने वाला चंदन कुछ और था। ब्याह तय हो जाने के बाद गुंजा के बलिहार आ जाने तक वह कुछ और हो गया था। गुंजा का ब्याह ओंकार के साथ तय होते ही मन की सारी करुणा और आंसू एक साथ ही चंदन पी गया। भीतर से आग सुलगती थी, ऊपर से चंदन पानी के छींटे मार मार कर उसे दबाता जाता था, किंतु उस आग को दबाने के प्रयास में उठने वाला धुआं देह की रग रग में भरता गया। चंदन भीतर भीतर ही झुलसने लगा। भरे हुए मुंह की हिरन सी हरदम मुस्कुराती हुई आंखों के नीचे कालापन छाने लगा। शेर की तरह तनी हुई छाती भीतर को दब गई। चंदन अपराधी की तरह नीची नजर किए हुए प्राय झुक कर चलने लगा। आरंभ में देह मन दोनों पर प्रतिक्रिया हुई थी। उसने चंदन के मन में एक नशा भर दिया था। सब कुछ भूलकर अपने को ऊपर से पत्थर बना वह भाई के ब्याह में जुट गया था। और अब सारी पीड़ा, सारा दुख, घोर मानसिक असंतुलन के बावजूद गरल पिए हुए शंकर की तरह चंदन अपने को नए सिरे नए ढंग से तैयार करने लगा। पैर का घाव अच्छा हो जाने पर अगम अथाह सागर सा चंदन पहली बार जब गुंजा के सामने पड़ा तो बड़ी मजबूती से कसा हुआ था। धीरज का बंधन एकाएक ही तड़ से टूट गया। गुंजा की आरत आंखों से चंदन को दागना आरंभ कर दिया। गुंजा ने चंदन को अपराधी ठहरा दिया। जो कुछ हुआ था सबका जिम्मेदार चंदन ने बिना किसी विरोध के अपने को दोषी मान लिया, और तब से वह भीतर बाहर और भी छटपटाने लगा। लू के थपेड़ों से गाछ की तरह सूखने लगा, भीतर भीतर ही घुटने लगा। आषाढ़ लग गया था। लोग भदई बोने की तैयारी करने लगे। बैसाख जेठ की तपन के बाद प्रतीक्षित आषाढ़ की बूंदें चंदन के तप्त मन को तनिक भी ठंडक न पहुंचा सकी। उसने जबरदस्ती अपने को खेती के कामों में लगाया। बुआई के दिनों खाने पीने में ऐसे ही देर सवेर होती थी। चंदन और भी लापरवाह हो गया। उसकी लापरवाही पर ओंकार झुझलाता, डांटता, किंतु चंदन भाई की हर बात बिना किसी उत्तर या सफाई के सिर माथे पर ओढ़ लेता। भदई तो किसी तरह बो दी गई, किंतु इन 2-3 महीनों में चंदन के बदले हुए स्वभाव से
ओंकार चिंतित हो उठा। चंदन ने घर में आना जाना कम कर दिया था। पहले भाई के साथ ही दोनों जून खाने की ऐसी आदत थी कि समय पर यदि चंदन खंड में न रहता तो ओंकार प्रतीक्षा करता। ओंकार न रहता तो चंदन रुक जाता। यह समझौता अजीब सी कड़ियों में गुथा हुआ था, पर अब इसकी एक एक कड़ी अनायास ही टूट जाती थी। चंदन प्रायः भोजन के समय खंड में न रहता। ओंकार अकेले खा आता। दिन में दोपहर की बेला ढल जाती। गुंजा चंदन की प्रतीक्षा में बिना खाए पिए बैठी रहती। ओंकार ने गुंजा को कई बार टोका था, किंतु गुंजा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। देर सबेर जब चंदन के मन में आता, घर चला आता। गुंजा चुपचाप परोस देती। चंदन बिना कुछ बोले खाकर पश्चिम की बारी निकल जाता। गुंजा, ओंकार, चंदन तीनों के तीनों एक ही मार से पस्त होकर जैसे बहरा गए थे। घर की खुशी एक अजीब सी खामोशी धारण करती जा रही थी। ब्याह के 2-3 महीनों में ही ओंकार घर की इस बदली परिस्थिति से गहरी चिंता में डूबने लगा था। अपना दोष अच्छी तरह समझ लेने के बाद भी उसने सोचा था कि समय के साथ गुंजा और चंदन का मन घर के कामकाज में लग जाएगा, पीछे का सब कुछ भूल बिसर जाएगा। गुंजा से उसे संतोष हो चला था, किंतु चंदन था जो बुझती आग में रह रहकर जैसे घी डाल देता था। गुंजा बुझ बुझ कर सुलग जाती थी। उड़ने वाले रंगों से बने चित्र की भांति गुंजा का छिजता हुआ चेहरा और चंदन के अबोध उतरे निर्दोष मुंह का भाव देख ओंकार भीतर ही भीतर मथ कर रह जाता। परिवार के भविष्य की बात सोच सोच कर वह मन ही मन कांप जाता। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 3 के भाग 4 का वाचन। दोस्तों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 3 के भाग 5 का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। गांव के पश्चिम आम के बड़े बगीचों में 5-7 नेटुओं के घर थे। उन्हीं में से एक नेटुए की बेटी थी बाला। गोरा रंग, भूरे बाल, देह पर धपधप सफेद साड़ी। गुंजा को गोदना गोदने आई थी। चंदन आंगन में बैठकर दाना चबा रहा था। बाला आंगन में चली आई। सिर पर की छोटी सी दौरी उतार चंदन से थोड़ी दूर बैठकर उसने पुकारा, बहुरिया। चंदन ने पीछे मुड़कर देखा, कौन है रे? बाला हंसने लगी। गांव के आदमी को भी नहीं चिन्हते? बाहर भी जब सिर नवा के चलते हो तो चिन्होगे कैसे? चंदन बाला के मुंह की ओर भटर भटर ताकता ही रह गया। तभी रामू भीतर से आंगन में आया। चंदन ने उससे कहा, जा भीतर से मौसी को बुला ला, कोई आया है। और तुम क्या कहते हो? बाला ने उसी भाव से पूछा। क्या कहती है? कभी सुनना चाहोगे तो सब बता दूंगी। तब तक भीतर से गुंजा निकल आई। उसे देखते ही बोली, अरे भौरिया, ये तुम्हारे देवर हैं? एकदम भोले बाबा, गांव के लोगों को भी नहीं चिन्हते। तुम्हारी बड़ी बहन को भी हमने ही गोदना गोदा था। छोटी बहन के लिए कहाँ मर गई थी? न जाने कितनी बार कहला के भेजा। हमारे घर किसी ने भी नहीं कहा, हम तो दौड़ के आते। कई बार तो इन्हीं से कहा। इनकी बात छोड़ो बहुरिया, ये क्या किसी को खोजेंगे? इनकी राह में अगर रुपए की थैली रख दो तो 20 डग पहले से ही आंख मूंद कर चलेंगे। आंख खुलेगी तब जब थैली पीछे छूट जाएगी या कोई दूसरा उठा लेगा। बाला खिलखिलाकर हंस पड़ी। आओ बैठो, गोदना गोद दो। और बाला दौरी में से सुई और बाह पर लगाने वाला मसाला निकालने लगी। एक कटोरी पानी, 1.25 रुपया और 1.25 सेर आखत लेती आओ, बाला ने कहा। घर ही उठा के ना दे दे? ऐसे क्यों नहीं कहती? चंदन बोला। चलो चलो, तुम क्या दोगे? तुम्हारा जब घर होगा तो कहना। अभी भौजाई के हाथ की रोटी खाओ। फिर फौरन ही बात बदल कर बोली, कौन ढेर मांग लिया? साध सोहिला की भौजाई 1.25 रुपया मांगा तो बिगड़ गए। बहुरिया की गोदाई 5 रुपए होती है, तुमसे भी लूंगी। चल चल, पहले गोदना गोद, तब रुपए पैसे की बात करना। गुंजा बाला के सामने बैठकर बाँ फैलाती हुई बोली। बाला ने गुंजा की कलाई पकड़ी और एक बार चंदन की ओर ताक के बोली, तो कहो क्या गोदो? फूल पत्ती बना दूं या मलिकार का नाम लिखवाओगी? आजकल तो घर घर में नाम लिखवाने का चलन बढ़ रहा है। मन हो तो देवर से बाह पर नाम लिखवा दो, तो उसी को गोद दो। नहीं नहीं, हमें नाम फाम नहीं लिखवाना है। एक छोटा सा फूल काट के सगुन कर दे, बस। तो जाओ,
कहो देवर से कि थोड़ी देर को बांह थाम ले। बाला ने कहा तो गुंजा ने चंदन की ओर ताका। नहीं नहीं, ये सब मुझसे न होगा, तुम लोग आपस में कर लो। चलो चलो, बाला बोली, अब कोई हरज नहीं है, इसी स्वभाव से तो यह गति हुई। इतना लजकोकर बनोगे तो दुनिया में कोई भी नहीं पूछेगा। मुंह में कोई कौर नहीं डालता, सब स्वार्थ के मीत होते हैं। और बाला उठकर चंदन की बांह पकड़ गुंजा के पास खींच लाई। चंदन ताकता ही रह गया। बाला का तनिक भी विरोध किए बिना वह चुपचाप गुंजा के पास, जहां बाला ने बिठाया, बैठ गया। लोग कस के पकड़े रहना, नहीं तो सुई इधर उधर गड़ जाएगी तो बाद में बड़ा दर्द होगा। चंदन ने गुंजा की बांह पकड़ ली। बाला टप टप सुई से गोदने लगी। पीड़ा बढ़ी तो गुंजा ने मुंह फेर लिया। कलाई और कोहनी के बीच गुंजा की गोरी नरम बांह पर खून की बूंदें उभरने लगी। गोदना गोद गया तो गुंजा ने भीतर से एक डलिया भरकर अनाज ला बाला की दौरी में डाल दिया। यह तो हुआ आखत, और बाकी? बाला बोली। ले बाकी। चंदन ने जेब से ₹1.25 निकालकर बाला के हाथ पर रख दिया। बाला चंदन का मुंह ताकने लगी। खुशी से दिया है या मन मार के? बाला बोली। चाहे जैसे दिया, तूने मांगा, तेरी बात रख दी। अब जल्दी से दौरी उठा और रास्ता नाप। सिर पर दौरी रखती हुई बाला ने चंदन को कुछ अजीब ढंग से देखा। चलने को मुड़ी तो चंदन बोला, गोदती है गोदना, लेकिन साड़ी पहने है बगुला की पांख जैसी। और चलते चलते बाला बोली, एक खरीद के पहना देते तो बात की शोभा बढ़ती। और वह बाहर निकल गई। बाला बाहर तो निकल गई, लेकिन चंदन के गले में जैसे कमंद का एक छोर लपेट गई। बीन के स्वर पर मोहने वाले सर्प के कान में सम्मोहन का मधुर राग भर गई। मानसिक तनाव में जकड़े मन को कुछ ढील मिली। चंदन सुगबुगाया। ऊपर मुंह कर बयार में दूर से तैर कर आने वाली किसी फूल की प्यारी गंध सूंघने का प्रयत्न करने लगा। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 3 के भाग 5 का वाचन। दोस्तों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास कोहबर की शर्त के तीसरे खंड के 6वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। और तब से चंदन पश्चिम की बारी में अक्सर चक्कर लगाने लगा। जब भी वह इधर आता, बाला किसी न किसी बहाने उससे मिल ही जाती। राह चलते भी 2-4 बातें बोल देती। पहली बार गांव के लड़कों में उसने चंदन से बोलना शुरू किया। सावन बीत रहा था। इस साल बाढ़ नहीं आई तो गांव के लोगों में अपार खुशी भरी हुई थी। जनेरा जुनहरी के खेत सरेह में लहलहा रहे थे। पश्चिम की बारी के ठीक उत्तर बगीचे के कोने पर चंदन के कई खेत थे। इनमें जुनहरी जनेरा खूब लगते थे। घर के जानवर हरियरी से अघा जाते। 2-3 दिन से वर्षा थम गई थी। माल गोरुओं के लिए खेतों से हरियरी काटना आसान हो गया था। लोग अपने अपने खेतों में हंसुआ लेकर जुटे थे। दोपहर के बाद लगभग 2 घड़ी बेला ढल चुकी थी। पश्चिम की बारी वाले किसी खेत से हरियरी का एक बड़ा बोझ सिर पर लिए हुए चंदन घर की ओर आ रहा था। बोझ भारी होने से चाल में कुछ तेजी थी, जिससे डरार पर झुके हुए दोनों ओर के खेतों में पोर से भर ऊपर उठी हुई फसलों के पत्ते बोझ की रगड़ से फड़फड़ाहट पैदा कर रहे थे। अपने खेत से लगभग 3 खेत निकल आने पर बड़ी सी खांची लिए बाला दूब के टपके बीन रही थी। किसी के डरार पर बैठे रहने पर भी बगल से कतरा कर निकला जा सकता था, किंतु बाला ने अपनी बगल में दूब से भरी हुई खांची रख दी थी। सिर पर बोझ वाले आदमी के लिए खांची लाख कर आगे निकल जाना संभव न था। दुलकी चाल में चलते हुए चंदन ने 10 कदम पहले से ही आवाज लगाई, कौन है रे? किंतु उस पुकार का कोई असर नहीं हुआ। बाला ने घूमकर पीछे की ओर ताका तक नहीं। चंदन बढ़ते हुए आवाजें लगाता गया, किंतु बाला टस से मस न हुई और पहले की तरह खुरपी से घास छिलती गई। पास पहुंचकर चंदन रुक गया। डरार पर ही टपके बिनने थे और मिलते ही कहाँ हैं? नहीं मिलते तो राह रोक के बैठ जाओगी? तुम्हारी राह कौन रोक सकता है? मर्द बच्चा हो, खांची लाग के निकल जाते। कपार पर बोझा राह में खांची लांगता फिरो, तब तो हो गया। तुमसे तो बतियाते भी डर लगता है। डर लगता है तो खेतों के बीच टपके बिनने क्यों आ गई? सुनो, बाला ने धीमे स्वर में कहा। सुनो क्या? सिर पर का बोझा नहीं देखती? बस
इतने में ही कांपने लगे? भारी लगता है तो 2 द्वार पर पटक आऊं? खड़े होकर उसने चंदन के बोझ पर दोनों हाथ फैला दिए। रहने दे। दाएं हाथ से चंदन ने बाला का दाहिना कंधा पकड़कर उसे अलग हटाते हुए कहा, हटो, राह छोड़ो। नहीं, पहले एक बात बता दो। क्या है, जल्दी पूछ। सब खेतों में मचान गड़ गई, तुम्हारे खेत में नहीं गड़ेगी क्या? जनेरा का खेत तो इस तरफ एक ही है, एक खेत के लिए क्या मचान गड़े? मैं तो पूरब खेतों में अगुरने जाता हूँ। 5 खेत सटे हुए हैं, एक ही आदमी से काम चल जाता है। अब तो बालें लगने लगीं। उधर तो बानर सियार पहुंचते नहीं, लेकिन यहाँ तो सत्यानाश कर देते। फिर थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोली, मचान तो गाड़ दो, मैं ही रात को अगोर दिया करूंगी। तुझको तो खुद ही अगोरा जाता है, तो खेत अगोरेगी? चंदन ने मुस्कुरा कर कहा। बाला कुछ लजा कर बोली, मचान गाड़ के देख लो। एक बार बाला की ओर चंदन ने भेद भरी दृष्टि से देखा, फिर दाहिने पैर से आगे डरार पर पड़ी खांची बगल में सरका कर आगे निकल गया। थोड़ी देर बाद बाला भी आधी खांची घास लेकर घर लौट आई। महतारी ने पूछा, आज किधर निकल गई रे? यहीं बगल में डरार पर तो थे, बस आधी खांची ही लाई। धरती अभी बहुत नम है, घास के साथ माटी निकलती है, और खांची भैंस के आगे पटक कर वह मड़ई में घुस गई। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 3 के भाग 6 का वाचन। दोस्तों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास कोहबर की शर्त के तीसरे खंड के 7वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नासुरांचली के स्वर में। चंदन का मन खेती में लगा। बाढ़ न आने से जनेरा के खेतों में दोहरी तिहरी बालें लगने लगी तो मन में नए सिरे से उल्लास भरने लगा। गांव के चारों ओर के जनेरा के खेत दिन में एक बार वह घूमकर देख आता। पश्चिम की बारी वाले खेत की फसल अच्छी थी। ऊंचे पुष्ट पौधों में दूसरे खेतों की अपेक्षा बालें लंबी लग रही थीं। चंदन ने ओंकार से इस खेत में भी मचान गाड़ने की बात चलाई। खेत के मामलों में ओंकार पूरी तरह चंदन की बात मानता था। कौन खेत बोया जाएगा, कौन परती रहेगा, किस खेत में क्या बोया जाएगा, यह चंदन के मन की बात थी। किंतु हर काम में चंदन बड़े भाई की राय जरूर पूछ लेता। पश्चिम की बारी में मचान गाड़ने के लिए भी उसने ओंकार से पूछ लिया। मचान गड़ गई। जनेरा के घने खेत के बीच में चौड़े फूस की छाजन वाली ऊंची मचान चढ़ते समय मचर मचर करती थी। दोनों ओर की फूस की ओरियानियों को काफी नीचे तक लटका दिया गया था ताकि पानी की बौछार मचान पर सोए हुए व्यक्ति को भिगो न सके। रात को खा पी कर चंदन उसी मचान पर चढ़ आया। पछुआ धीरे धीरे जोर पकड़ रही थी। आसमान में काले बादलों का बोझ सरे पर झुकता जा रहा था। 1.5 पोर से ऊंची जन्हेरा जुनहरी की तनी हुई फसल को भादों की उस घनी अंधियारी रात में पछुआ झकझोरने लगी। रात के सूनेपन को भेदने वाली पौधों की सरसराहट बढ़ने लगी तो चंदन सिरहाने की चादर ओढ़कर बैठ गया। देह में बड़ी बेचैनी सी थी। तेज हवा के झोंके रह रह कर मचान को हिला देते तो लगती हुई नींद उचट जाती। चंदन जोर जोर से सियारों को हुलकाने लगा। रात का सूनापन बढ़ता जा रहा था। एक ओर 2-3 बीघे पर लंबी चौड़ी पश्चिम की बारी, दूसरी ओर 20-25 बीघे पर नदी। पलानी में से पास वाली मठिया की लालटेन की रोशनी साफ दिखाई देती थी। मौनी बाबा नियम से रात को 11 बजे सोते थे। चंदन थोड़ी देर तक सियार और जानवरों को हुलकारता रहा। मन हुआ कि दूसरे खेत के मचान पर सोए, राम रतन को आवाज दे, लेकिन वह 4-5 खेत के बाद था। फिर पछुआ के सरसराहट में सुनाई ही कहाँ पड़ता था। थोड़ी देर बाद चंदन ने फिर एक बार मठिया की ओर ताका तो मौनी बाबा की लालटेन बूझ गई थी। वह मचान पर लुढ़क गया। चादर को पैर और सिर के नीचे अच्छी तरह दबाकर ओढ़ लिया। जनेरा के पत्तों पर टपटपाहट होने लगी तो समझ लिया कि पानी शुरू हो गया। सोए सोए मचान के बाहर हाथ निकाला तो पानी की बड़ी बड़ी बूंदों से हथेली में जैसे चोट लगने लगी। एकाएक मचान मचमचाने लगी। चंदन अंधकार में ही नीचे देखने की कोशिश करने लगा। दिखाई तो कुछ नहीं पड़ा, लेकिन मचान का हिलना बढ़ता गया। कौन है? चंदन ने कड़े स्वर में पूछा। कहीं कोई आहट न मिली।
चंदन करवट लेकर लेट गया। बूंदों के टपके बंद होकर पानी की बौछार शुरू हो गई। मचान फिर हिलने लगी। करवट लेटे लेटे चंदन ने ही झुक कर देखा। सफेद साड़ी पहने कोई औरत मचान पर चढ़ रही थी। चंदन पल भर को कांप कर बोला, कौन रे? बाप रे बाप, एकदम सुन्न हो क्या? कब से मचान हिला रही हूं, ये नहीं होता कि तनिक नीचे उतर के देखते? यही खेता गोरने चले हो? कहती हुई बाला ऊपर चढ़ आई। अरे तुम यहां क्या करने आई हो? पानी और तेज हो गया। बगल से पानी की बौछार भीतर आने लगी तो बाला चंदन के पास और सरक गई। भीतर से दोनों किनारे में बंधे हुए टाट के पर्दों को चंदन ने गिरा दिया। तब पानी से थोड़ा बचाव हुआ। 8 दिन पहले कहा था मचान आज गड़ी है? बाला ने पूछा। भादों की इस आधी रात की अनहारी बारी में कैसे निकली रे? तुझे डर नहीं लगता? हमको डर फर नहीं लगता। और घर के लोग? बाबू 3 दिन के लिए कहीं काम से गए हैं। माई की नाक बज रही थी। अगर जाग गई तो? जाग भी जाएगी तो क्या करेगी? वह तो कह रही थी कि मैं तुमसे बहुत अधिक न बोला करूं, गांव में बदनामी हो जाएगी। मैंने कहा हो जाएगी तो हो जाए, जिससे मेरा मन मानता है बोलूंगी। बदनामी का डर है तो मेरी शादी कर दे, तेरी आंख की ओट हो जाऊंगी। एकाएक बड़े जोर से बिजली चमकी। बिजली की कौंध के हल्के से प्रकाश में दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर इतने जोर की कड़क हुई कि डर से बाला ने चंदन को कसकर पकड़ लिया। गरज के साथ पानी की बौछारें तेज होने लगी। मूसलाधार जल में इतनी तेजी आई कि बात करना कठिन हो गया। हवा तो थम गई, किंतु पानी की तेज बौछारों से जनेरा जोन्हरी के खेत, बगल का बगीचा एकदम से ढक गई। न जाने रात कितनी गहरी हो गई। अगले सुबह जब चंदन उठा तो देखा सब लोग उठकर अपने अपने घर चले गए थे। नींद खुली तो मौसम कुछ साफ हो गया था। पानी के उमड़े हुए बादल तो नहीं थे, लेकिन हल्की हल्की झींसी पड़ रही थी। मचान पर बैठे बैठे ही उसने चारों ओर सरेह में नजर दौड़ाई। जोन्हरी, जनेरा और अरहर के पौधे रात के पानी की मार से जैसे पस्त होकर झुक गए थे। करीब करीब सभी खेतों में पानी भर गया था। नीचे पैर लटकाकर चंदन चाचर पर कुछ देर बैठा रहा। रात की बरसात मन में सिहरन भर देती थी। पोर पोर ढीले पड़ गए थे। रग रग की जकड़ खुल गई थी, किंतु देह में सुस्ती और नींद न आने से आंखों में कड़वाहट भरी हुई थी। जी चाहा फिर लेट जाए, लेकिन माल गुरुओं को नाद न लगाने की देर हो रही थी। दरी, लाठी और ओढ़ने वाली चादर कंधे पर रख धीरे धीरे नीचे उतर गया। डरार पानी में डूब गए थे। निर्मल जल में डरार के ऊपर उठी हुई दूबों को रौंदता हुआ चंदन द्वार की ओर चला। बारी के बीच से बाला की मड़ई से सटकर राह गई थी। मड़ई के पास पहुंचा तो अनायास सी निगाह घूम गई। बाला नाद पर लगी भैंस को कुट्टी डाल रही थी। चंदन से देखा देखी हुई तो बाला के मुंह पर गुलाबी हंसी बिखर गई। चंदन फिर आगे बढ़ गया। चंदन द्वार पहुंचा तो ओंकार ने गोरुओं को नाद से लगा दिया था। लाठी दरी रखकर वह भूसी और जूठ ले आने घर चल दिया था। घर पहुंचते ही गुंजा ने टोक दिया, आज तो देर हो गई, आंख लग गई थी क्या? हाँ, चंदन ने धीमे से कह दिया। बहुत धीरे से बोल रहे हो, आंखें तो चढ़ी हुई हैं। नींद नहीं आई क्या? आती भी कैसे? रात का पानी, बाप रे, बचे कि भीग गए थे? एकदम सराबोर। चंदन ठठाकर हंस पड़ा। लाओ भूसी दाना दो, हाथ मुंह धो के अभी द्वार से पलटता हूं, बड़ी भूख लगी है, कोई बढ़िया चीज बना के रखे रहना। दाना भूसी देती हुई गुंजा उसका मुंह निहारती रही। ब्याह के बाद आज पहली बार वह खुलकर बोला था, अपने की तरह आत्मीयता दिखाकर। चंदन दूध लेकर लौटा तो जलपान तैयार था और बड़ी सी गुड़ की एक भेली फोड़कर थाली में फैलाकर गुंजा ने चंदन के आगे सरका दी। चंदन खाने लगा। गुंजा ने सारा दूध औटने के लिए कड़ाही में डाल दिया। चारों लिट्टियां खाकर जब कटोरे भर गर्म दूध पेट में उतार गया तो पीछे के खंभे से पीठ टिकाकर चंदन बोला, अब जाके देह में जान आई है। क्यों, आज क्या बात है? अब तक बेजान कैसे हो गए थे? देह ही तो है, डूबती उतराती रहती है। गुंजा के मुंह को ध्यान से देखते हुए
चंदन बोला। चंदन की इस चितवन में गुंजा ने कुछ नयापन पाया। कोई भेद भरी दृष्टि, एक अजीब से जिज्ञासु भाव से वह चंदन को देखती हुई बोली, आज क्या बात है? कुछ नहीं, तुमने पूछा तो वैसे ही कह दिया। सकल पदारथ यही जगमाही, अकरम ही नर पावत नाही। अब मेरी कौन कौन बात जानोगी? थोड़े दिनों में मेरा ब्याह होगा, मेरी औरत आएगी, मैं पूरा गृहस्थ बन जाऊंगा। फिर मुझ में नया क्या रह जाएगा? कभी रहा भी नहीं। जो था उसका मोल भाव करने वाला हाट उठ जाने के बाद आया, और चंदन उठकर चला आया। गुंजा वैसे ही मुंह ताकती रह गई। उसके बाद से भादों की प्रत्येक रात चंदन ने पश्चिम की बारी वाले जनेरा के खेत की मचान पर ही काटी। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 3 के भाग 7 का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, इस उपन्यास के आगे की कड़ियों को सुनने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद।